हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी मैथमेटिक्स क्लास। काफ़ी लंबे समय बाद फिर हम लोग जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो आइए उसमें जो कॉन्सेप्ट लेवल पे हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, सरसमगाओं को देखा, बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात उनके बारे में जाना, डिफरेंस एंगल के लिए क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब जो हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से भी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा है उसके अनुप्रयोगों पे चर्चा करेंगे, उसको हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो कहाँ कहाँ होता है। ये टॉपिक पहले भी बोर्ड में था और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ऐसा माना जाता है मैथ का। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, ऊंचाई और दूरी के नाम से, है ना। ऊंचाई और दूरी के नाम से। तो पहले जब यूपी बोर्ड की किताबें थी तो उसमें शीर्षक इसका हाइट एंड डिस्टेंस था, हाइट एंड डिस्टेंस। और अभी भी ये यही है, ऐसा नहीं कुछ इसमें बदला नहीं है, ऊंचाई और दूरी ही है। तो ऊंचाई और दूरी हम कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट, है ना, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऊंचाई और दूरी। देखिए, जैसे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। एक लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है आपकी क्षैतिज रेखा, इसको तो हम पहले ही जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। पृथ्वी के समानांतर कोई भी जो रेखाएं होती हैं वो सब क्या होती है, क्षैतिज रेखाएं आपकी होती हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद आपका जो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एंगल आते हैं, उन्नयन कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड नेक्स्ट आपका होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो ये चार चीजें हैं, पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक बात और कि आपको आज तो सारे वीडियो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। बाकी एनसीईआरटी की बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके उसका वीडियो आपको देंगे। तो आप वीडियो के माध्यम से अपने पूरे एक्सरसाइज को, बुक की एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल का भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। इसमें जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के आप क्वेश्चन करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ चीजों का है। जैसे देखिए, आपको एक फॉर्मूला जो पहले बताया गया था, जो त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, उसके लिए हमने बताया था एल अपॉन के की, यानी कि लाल बटे कक्का से रिलेटेड। जैसे आपको मालूम होना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। कॉस थीटा इक्वल टू, ये जो आपके हैं छह, है ना। साइन के लिए क्या होता है आपका, ये पहले एक वीडियो में है, जो लोग नहीं जानते, इसमें है प्लेलिस्ट में, आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पे इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह से कॉस के लिए होता है आपका आधार बटा कर्ण, है ना, बेस अपॉन हाइपोथैलेमस। उसके बाद फिर आपका होता है टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ऐसे ही फिर आपका हो जाएगा बेटा कोसेक, देन सेक एंड देन कॉस, है ना। तो ये फार्मूले की नीड होगी। उसके बाद आपको जो नीड होगी, जो त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन जीरो की वैल्यू, जीरो का हालांकि त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, इसमें यूज नहीं होगा, लेकिन जो आपको है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, इन तीनों की मान तो आपको एकदम मस्ट है, आपको याद होना चाहिए साइन कॉस टेन के लिए एटलीस्ट, इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस चैप्टर को आपको सॉल्व करने के लिए। ये बेटा आपके दिमाग में होगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कहां पर किस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लें और उसका अनुप्रयोग करें, कहां पर उसका उपयोग हम करें। तो आइए पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले देखते हैं दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है ना। देखिए, तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट दृष्टि रेखा, है ना, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि कोई दर्शक या प्रेक्षक, है ना, जो भी हमारा होगा, जो देख रहा होगा, है ना, कोई आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई दर्शक या प्रेक्षक यदि किसी वस्तु को देख रहा है, तो उस वस्तु से प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका अर्थ हो गया, है ना, इसको हम एक सीधी लाइन ले लेते हैं। मान लीजिए आपका क्या हो गया, अर्थ है, पृथ्वी है। यहां पर मान लीजिए कोई दर्शक आपका क्या है, खड़ा है, ठीक, यह इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना।
तो इस ऑब्जेक्ट से इस दर्शक की आंख को जो मिलाने वाली रेखा होगी बेटा, यह हमारा क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। एक सरल रेखा होगी, सीधी रेखा होगी, है ना। ये थोड़ा सा खींचने में टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये क्या होगी, एकदम सरल और सीधी रेखा होगी। इस ऑब्जेक्ट को इस दर्शक की आंख से मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी, इसी को बेटा हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक। दूसरा हमने बात किया था क्षैतिज रेखा की, है ना। डेफिनेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं, बस समझने की बात है, क्योंकि इन सबका क्वेश्चन में यूज होने वाला है। क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की यदि हम बात करें, है ना, तो पृथ्वी के समानांतर व्यक्ति के दृष्टि से खींची गई सीधी रेखा, पृथ्वी के समानांतर व्यक्ति की दृष्टि से यानी उसकी आंख से खींची गई ये जो सीधी रेखा होगी, ये आपकी कहलाएगी क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। ठीक। तीसरी हमने बात किया था एंगल ऑफ एलिवेशन की, उन्नयन कोण की, है ना। तो देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो बना हुआ एंगल होगा, है ना, वह इस वस्तु का उन्नयन कोण कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, दर्शक का नहीं, इस वस्तु का क्या कहलाएगा बेटा, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक। ये जो एंगल बनेगा यानी उन्नयन कोण किसके बीच में बनेगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनेगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ना। तीन चीजें आपने यहां पर क्लियर किया। क्या, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को दर्शक की आंख से जो मिलाने वाली सरल रेखा होती है उसे हम लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक। पृथ्वी के समानांतर पैरेलल टू द अर्थ, है ना, किसी भी प्रेक्षक की आंख के सामने जो सीधी रेखा खींची जाती है उसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं, वही इस ऑब्जेक्ट का उन्नयन कोण होता है। ठीक। ये तीन चीजें आपने यहाँ पर समझ ली। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर ले, तो फिर हम लोग जो है अवनमन कोण की बात करते हैं। बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की, अवनमन कोण की, है ना। इसमें देखिए बेटा, ये वहां पर बनेगा जहां पर वस्तु जो होगा वह जो व्यक्ति या किसी प्रेक्षक या दर्शक की आंख के नीचे की ओर स्थित हो। ठीक है। तो आइए पहले एक यहाँ पर आपको रफ डायग्राम खींचते हैं, उससे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बेटा क्या अर्थ है, देखिए थोड़ा सा समय दे दीजिए संकल्पनाओं को समझने में, बाकी आपको क्वेश्चन लगाने में उतनी ही आसानी होगी यदि एक बार आप समझिए कॉन्सेप्ट को। तो ये अभी क्या होगी, पृथ्वी हो गई। ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है और यहाँ पर मान लीजिए कोई जो है आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई गाड़ी ही है ना, जूम कर लेते हैं। इस तरीके से कोई कार है। ठीक है। और यहाँ पर कोई आपका जो है प्रेक्षक यानी कि दर्शक जो है क्या है खड़ा है ना, जो इस वस्तु को देख रहा होगा। ठीक। इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, देख रहा है ना। तो अब देखिए यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ साइट की बात करेंगे, यानी इस ऑब्जेक्ट को व्यक्ति के आंख से मिलाने वाली जो रेखा होगी बेटा, यह तो हो गई आपकी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हो गया, है ना। और उसके बाद अब देखिए जो क्षैतिज रेखा होगी वो पृथ्वी के समानांतर, कॉन्सेप्ट वही है ना, इनका कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। लाइन ऑफ साइट भी वही होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन भी वही होगी। पृथ्वी के समानांतर व्यक्ति की दृष्टि यानी कि उसकी आंख के सामने जो समानांतर रेखा खींची जाती है पृथ्वी के, यह आपका हो गया बेटा क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक। और अब इनके बीच में जो एंगल बनेगा, अब इनके बीच में जो एंगल बनेगा, इस कोण को ही हम बोलते हैं अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। ठीक है। यह अवनमन कोण इस ऑब्जेक्ट का है ना, जो बना हुआ है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। तो आप एक बात याद रखेंगे, उन्नयन कोण कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट जिसको देखना है वो ऊपर हो और जो विजुलाइज कर रहा है, जो देख रहा है, जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, वो कहाँ है आपका, नीचे हो। ठीक। तब उन्नयन कोण बनता है। जब आपका दर्शक या प्रेक्षक ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट नीचे होता है, तो आपका अवनमन कोण बनता है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है अवनमन कोण बना हुआ है या अवनमन कोण बनाता है, तो जैसे ही लिखा हुआ अवनमन कोण है तो आपको समझ लेना होगा, यानी कि अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब जो दर्शक है या जो प्रेक्षक है वो कहाँ होगा, ऊपर होगा, जो ऑब्जेक्ट वो कहाँ होगा, नीचे होगा।
तो आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए एक और चीज को समझ लेते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या होता है ना। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में संबंध। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका एक बेसलाइन है ना, यहां पर कोई बिंदु है, यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु आपका P है, ठीक, और ये बिंदु आपका क्या है, O है। तो बिंदु O से बिंदु P को मान लीजिए रेखा मिला रही हो, तो यह बिंदु P का क्या हो जाएगा बेटा, उन्नयन कोण हो जाएगा। यह कोण बिंदु P का उन्नयन कोण हो जाएगा। अब यदि आप यहां से कोई एक पैरेलल लाइन खींच दी, इस लाइन में पैरेलल है ना, तो यह जो एंगल होगा यह बिंदु P से बिंदु O का अवनमन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंदु P से बिंदु O का अवनमन कोण हो जाएगा। और यह अवनमन कोण और उन्नयन कोण देखिए समानांतर रेखाएं को एक जब तिर्यक रेखाएं काटती हैं, है ना, तो ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिंदु क्या हुआ, आपने बदल दिया। ठीक, बिंदु P का उन्नयन कोण बिंदु P का उन्नयन कोण और बिंदु O का अवनमन कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक रिलेशन है, कई बार क्वेश्चनों में इसका भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक बात को आप याद रखेंगे, है ना। ठीक, और किस नियम से बराबर हुए, तो आप जानते हैं समानांतर रेखाओं जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी नोट कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन करें। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। है ना, कोई एक आपका पिलर है, स्तंभ है ना। सबसे पहले आप एक पिलर ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका आधार रेखा से पिलर आपने ले लिया और इसकी ऊंचाई मान लीजिए क्या बेटा, h है ना। उसकी ऊंचाई, अब इस स्तंभ की छाया की मान लीजिए सूर्य इधर होगा तो इधर उसका क्या बनेगा, छाया बनेगा। इसकी छाया कुछ इस तरीके से यहाँ पर, है ना, ये आपने इसकी छाया बना दी। ठीक, और इसकी ऊंचाई यदि h है तो ये कितना है आपका h√3, है ना। लिखा क्वेश्चन में कि उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, देखिए सन इधर होगा, है ना, तो यहां से जो ये एंगल बनेगा थीटा, यही क्या होगा, इस सूर्य का उन्नयन कोण होगा, है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, यही सूर्य का क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, क्योंकि सूर्य इधर ही होगा तभी तो इसका छाया बनेगा। तो यानी आपको यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है ना, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी आपको क्या निकालना है, यहाँ से थीटा को फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले जो आपने किया उसको नोट कर लें, है ना। माना स्तंभ की ऊंचाई h है, ठीक, तब इसकी छाया की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, h कड़ी में 3। प्रश्नानुसार लिख लेंगे इसके आगे, प्रश्न में ऐसा कह रहा है ना। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा कि आपको देखिए यहाँ से क्या मालूम है, ये है एक समकोण त्रिभुज बन गया आपका, इसको बिंदु आप A मान सकते हैं, AB AC। तो ये समकोण त्रिभुज आपका बन चुका है यहाँ पर BAC, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जब आप समकोण त्रिभुज BAC में, अब देखिए थीटा किस अनुपात के लिए आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन मिलेगा, लंब और आधार में आपको रिलेशन मिलेगा। इसीलिए हमने आपको कहा कि आपको LA/L/K की A पता होना चाहिए, है ना। तो अब आप देखिए L/A या A/L किस में मिलेगा आपको, या तो tan में मिलेगा बेटा, या तो cot में मिलेगा। तो आप tan का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब कितना है आपका h, आधार कितना है h/√3, h से h कैंसिल हो गया बेटा। tan थीटा इक्वल टू मिल गया आपका 1/√3। 1/√3 याद करिए किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो यहां से आपको मिल जाएगा tan कंपेयर जो आप करेंगे, tan तीसरा का मान 1/√3 होता है, तो थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा बेटा वो कितना होगा, 30 अंश। यही आपका आंसर होगा। तो देखिए बहुत ही आसान हो जाता है यदि आप पिक्चर को, है ना, जो भी आपको सेंटेंस दिया उसके अकॉर्डिंग आप ये डायग्राम सही से बना लेते हैं और कॉन्सेप्ट को दिमाग में सही से रखते हैं, तो बहुत ही आसानी से ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल्स को और बढ़ाएंगे
एक आसान क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और आइए अब एनसीईआरटी की बुक के भी एक दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको जल्दी से नोट करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन है आपका, किसी मीनार के पास से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर के बिंदु की दूरी 80 मीटर है ना। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। सपोज दैट ये आपका हो गया बेटा मीनार, ठीक। हम इस बिंदु से ही चीजों को काउंट करेंगे, ध्यान रखेंगे आप, है ना। अब देखिए इस मीनार के पाद से, है ना, इस सिरे से 40 मीटर दूर स्थित, यानी यहां से 40 मीटर की दूरी पर, ध्यान रखिए ये दूरी यहां से, इसमें मीनार की चौड़ाई को आप नहीं काउंट करेंगे, है ना। 40 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक, किसी बिंदु से मीनार के शिखर के बिंदु की दूरी। अच्छा यहां से किसकी दूरी दिया हुआ है, मीनार के शिखर की दूरी आपको दिया हुआ बेटा, कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। यह डिस्टेंस आपको बेटा दिया हुआ कितना, 80 मीटर। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यह एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये आप मान लीजिए क्या है, थीटा है ना। सब आसान सा सवाल है, अब तो लग गया, डायग्राम बन गया। तो आप देखिए वैसे पिक्चर आपको बनना चाहिए सही से, अगर आप इसे बना लेते हैं तो चीजें आपकी आसान हो जाती हैं, ठीक। हमने मान लिया कि माना उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो माना मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बेटा, थीटा है, ठीक। अब देखिए अब आपको यहां से ये सोचना होगा कि आपको मालूम क्या है इस डायग्राम में। तो हमें देखिए यहां पर आपको बेस पता है बेटा, और हाइपोथैलेमस यानी कर्ण आपको पता है, ठीक है। आधार और कर्ण के बारे में जानकारी है। अब फिर वही LA/L/K यदि आपको नहीं याद है, हालांकि प्रैक्टिस करिए, इसको याद कर लीजिए, जितना याद कर लेंगे उतना वो क्या होगी, आसानी होगी। देन साइन और कॉस, तो ये कॉस हमें जो है आधार और कर्ण में रिलेशन बताता है, तो यहाँ पे हम कॉस का यूज करेंगे, है ना। तो यहां से आपका हो जाएगा बेटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, है ना। अच्छा ये समकोण त्रिभुज बन गया है ना, हमने इसको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको डाइट कर दिया है। आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया 80 मीटर, सॉरी आधार कितना है आपका 40 मीटर, और कर्ण आपका कितना है बेटा 80 मीटर। ये कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो, कितना आ गया 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू आपको मिल गया 1/2। और आप बताइए cos थीटा के किस मान के लिए, मतलब cos का 1/2 मान होता है, थीटा किस मान के लिए, तो आप जानते हैं cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यहां से कंपेयर करेंगे और यहां से आपको बेटा मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा आपके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा, है ना। इस तरीके से आप आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी जो क्लास 10th की है उसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक वीडियो जो कि बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जितना होगा उसको देखेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ये है कि इस चैप्टर का पूरे क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन देने वाले हैं, है ना। तो जिन बच्चों का अभी जैसे कुछ लोगों का यूपी बोर्ड में ही बैक लग गया था, 3 अक्टूबर को पेपर है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ के कर लीजिए। एक क्वेश्चन इससे 4 नंबर का और कई बार 6 नंबर का पेपर में आपको आता ही आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखें। थैंक यू।